नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के बाटा चौक के समीप वंदना ट्रेडर्स में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। मकान व दुकान जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान, बाल बाल बचा परिवार। बेनीपट्टी के चंपा गांव की एक हार्डवेयर दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। हरलाखी के हुर्राही गांव के ग्रामीणों ने कई कांडों के अभियुक्त को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। ग्रामीणों ने पहले आरोपी की पकड़कर की पिटाई, फिर पुलिस को दी सूचना। जयनगर के किसान भवन में प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलवाही के पिरसौलिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक के द्वारा बरती जा रही अनियमितता के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। भेजा थाना में नए थानाध्यक्ष सूरज कुमार का पाग माला पहनाकर किया स्वागत। विदाई समारोह में पूर्व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को सम्मानित कर दी गई विदाई। साहरघाट के सलेमपुर गांव में एक ही रात में कई घरों में हुई चोरी, पीड़ित ने दर्ज कराई प्राथमिकी। रहेका टीपीसी भवन में सभी पीडीएस दुकानदारों की हुई बैठक। संघ की मजबूती और 30 अक्टूबर को पटना महाधरना में सम्मिलित होने को लेकर की गई विस्तार से। जिस भाई की कलाई में बहन ने बांधी थी राखी, उसी भाई ने हत्या कर शव को लगाया ठिकाने, फिर नाटकीय ढंग से थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की प्राथमिकी। खुटौना थाना क्षेत्र का मामला। उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक साहरघाट की शाखा में बैंक कर्मियों के अनुपस्थित होने से ग्राहकों का हो रहा कार्य बाधित। कलवाही के स्वर्गीय डॉक्टर बीएम ब्रह्मचारी के आवास पर एक दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सखी बहिनपा फाउंडेशन की हुई पहल। और मधवापुर के उत्तरा में विधायक सुधांशु शेखर ने की प्रेस वार्ता। साहरघाट डकैती कांड के अपराधियों को गिरफ्तार करने की सफलता पर मधुबनी पुलिस को दी बधाई। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध बाटा चौक के समीप मेहंदी सारी पैलेस वाली गली में देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में 3 मंजिला इमारत जलकर राख हो गया। उस इमारत के सबसे वाले तल पर पूरे परिवार के साथ रहता था और नीचे वाले तल पर 2 होलसेल दुकान और गोदाम थी, जिसमें एक ऊन का दुकान था और एक वंदना ट्रेडर्स के नाम का जनरल स्टोर था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात बताई जा रही है। इन सब के बीच गनीमत यह रही कि परिवार उस दौरान मौके पर मौजूद नहीं था। दुर्गा पूजा के कारण स्थानीय निवासी अजीत कुमार अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल समस्तीपुर में थे। रात में हुई घटना की सूचना मिलने के बाद सुबह वह पहुंचे। उनके पिता मोदानंद प्रसाद का घर उनके घर के तुरंत बगल में है। उन्होंने यह जानकारी दी। इस भीषण अगलगी में 45 लाख से अधिक की संपत्ति के नुकसान होने की बात बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि आग का पता चलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा सामान जलकर राख हो चुका था।
मधुबनी नगर के बाटा चौक के पास स्थित मेहंदी सारी पैलेस वाली गली में स्थित स्थानीय निवासी मोदानंद प्रसाद के पुत्र अजीत कुमार के 3 मंजिला मकान में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण तकरीबन 45 लाख से ऊपर की संपत्ति जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आग देर रात 1 बजे के आसपास लगी। सबसे पहले स्थानीय निवासी युवक अश्विनी कुमार ने अजीत कुमार के मकान से आग की लपटों के साथ तेज धुआं उठते देखा, तो अजीत के पिताजी मोदानंद प्रसाद को आग लगने की जानकारी देते हुए ग्रामीणों के मदद से अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों की संपत्ति को जलकर राख होने से नहीं बचा पाए। गौरतलब है कि इस 3 मंजिला मकान में घर के अलावा 2 होलसेल दुकानें चल रही थी, जिसमें एक जनरल स्टोर्स की दुकान और दूसरी उनकी दुकान थी। इसके साथ ही इसी मकान में बने घर में अजीत कुमार 100 परिवार रहते हैं। बगल में पिताजी मोदानंद प्रसाद अलग मकान में पास में ही रहते हैं। पीड़ित अजीत कुमार ने बताया कि इस मकान में वह 100 परिवार रहते थे। 2 होलसेल दुकानें चल रही थी, जिसमें एक पत्नी के नाम से जनरल स्टोर और एक खुद उनके अपने नाम से उनकी दुकान थी, जिसमें आग लग जाने के कारण तकरीबन 45 लाख से ऊपर की संपत्ति जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा को लेकर पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल समस्तीपुर गया था और सूचना मिलते ही सुबह पहुंचा। वहीं अजीत कुमार के पिता ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण उसके पुत्र के मकान में आग लगी है। उन्होंने बताया कि मकान के ठीक बगल में बिजली विभाग का पोल गड़ा हुआ है, जिसमें बेतरतीब तरीके से कई तार लटके हुए हैं। उसी तार में शॉर्ट सर्किट हुआ। उन्होंने बताया कि गनीमत रही कि इस अगलगी की घटना में उनका पुत्र 100 परिवार समस्तीपुर स्थित अपने ससुराल में था, जिसकी वजह से वह बाल बाल बच गया। मतलब हम जब आए 2 बजे रात में सूचना मिली तो मैं 3 गाड़ी से पहले आए हैं। वहाँ जो है ना पूरा भयावह स्थिति था। मतलब शेटर लगा हुआ था, लौ पूरा था, ऊन और अथी का जितना मनिहारी था लौ पूरा था। उसके बाद हम जयनगर, झंझारपुर उसका बेनीपट्टी 3 जगह से गाड़ी और आई। सब काबू मतलब 2 बजे से लेकर अभी तक काबू और 1 घंटा और लगेगा। जी, मेरा नाम नीलकमल यादव, पोस्ट अग्निक है, कांस्टेबल। हमको पता नहीं है कैसे, हम बाहर गए हुए थे बुआ को बुलाने के लिए समस्तीपुर, नाना जी के यहाँ गया हुआ था। क्षति का आकलन तो हम बस क्या कह सकते हैं, वही मोटा मोटी मान के चलिए जो 40 लाख के आसपास का खाली फर्क मान इसमें होगा। 2 दुकान मिला के, एक का था, दोनों मिला के 40 लाख का सामान होगा। मतलब मकान तो पूरा अभी जैसे डैमेज हो गया। शॉर्ट सर्किट लगता है क्या? नहीं बता सकता हमको कोई, हम तो थे ही नहीं। और प्लस अब भाग्य को हमसे चाची को हम दे दुकान था, ऊन का था हमारा, और हैंडक्राफ्ट मटेरियल था। वाइफ का था कॉस्मेटिक का और हैंडक्राफ्ट। क्या नाम है? अजीत कुमार हमारा नाम हुआ, वाइफ का नाम हुआ निभा बंदना। दुकान दोनों आदमी का है, अलग अलग। मतलब और मेरा एगो अलग है, वाइफ का। एक है बंदना ट्रेडर्स था, वाइफ के नाम से, निभा बंदना प्रोप्राइटर थी उसकी। और एक है मिस्टर अजीत कुमार जिसका प्रोप्राइटर हम खुद थे, अजीत कुमार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी से अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात बेनीपट्टी अंचल के चंपा गांव के श्रीराम चौक पर स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित दुकानदार मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक वह पहुंचे पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। बेनीपट्टी अंचल के चंपा गांव स्थित
श्री राम चौक के पास संचालित एक हार्डवेयर की दुकान में बीते बुधवार की देर रात अचानक आग लग गई, जिसमें रखे नगद समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चंपा गांव निवासी पवित्र यादव एक एस्बेस्टस युक्त कटघरे में सत्यम हार्डवेयर नामक दुकान चलाते थे और रोज की तरह बुधवार की शाम अपनी दुकान बंद कर अपने घर आ गए, जहां रात के करीब 12 बजे के आसपास श्री राम चौक के स्थानीय लोगों के द्वारा दुकान में आग लग जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वे दुकान की ओर भागते भागते पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक दुकान में रखे 2500 रुपए, पॉलीथिन, रंग पेंट, थीनर, कुर्सी, काउंटर, कपड़ा व प्लास्टिक की रस्सी समेत सभी सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। वहीं पीड़ित दुकानदार के द्वारा बेनीपट्टी अंचल व अरेर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पीड़ित दुकानदार ने अगलगी की इस घटना में तकरीबन 10 लाख रुपए की परिसंपत्ति की क्षति होने की बात बताई है। श्री राम चौक के आसपास के लोगों ने बताया कि दुकान से आग की लपटें निकलने पर स्थानीय लोगों को घटना का पता चला। इसके बाद जब तक लोग दौड़कर आग बुझाने में जुटे तब तक आग की लपटें बेहद तेज हो गई, जिसे काफी प्रयास के बाद बुझाया जा सका। इस बाबत अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बताया कि अगलगी की घटना की सूचना मिली है। संबंधित राजस्व कर्मचारी को घटना की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तौरो में एटा बक्सा है और का से देखो नहीं का से जीएसटी सारा चीज सो कभी नहीं करते, स्टॉक छिड़े कहीं नहीं दिखा क्या सब था दुकान में? दुकान में वही हार्डवेयर का सामान था, प्लम्बर का, रंग पेंट, दीपावली का था। अच्छा, कितने बजे दुकान बंद किए थे रात में? दुकान बंद किए थे हम लगभग 8-10 में। पता कब चला आपको? हमको पता चला लगभग 12-10 में सोए हुए थे घर पर, तो गया ग्राम में सब बजाने के लिए। तब तक सब जल गया था? तब तक तो आए तो पूरा एकदम पूरा राख हो गया था। लगभग कितना का क्षति होगा? इतना का क्षति होगा उसमें तो दुकान का सामान तो फिर अंदाज लगभग दीपावली का सामान सब था, तो 8-10 लाख का सामान तो होगा ही। 10 लाख का तकरीबन। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार यादव उर्फ पवित्र जी। किस नाम से दुकान था? सत्यम हार्डवेयर नाम से। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हड़ाकी थाना क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां हुर्राही गांव के ग्रामीणों ने चोर के हल्ला होने पर मिलकर एक अपराधी को पकड़ा। गौरतलब है कि बीते दिनों इस पकड़े गए आरोपी के द्वारा बहन को ला रहे एक भाई के साथ मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम देने की बात की गई थी। स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद लोगों ने पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की, फिर स्थानीय थाना को इस मामले की सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके ऊपर पूर्व से ही कई कांड में प्राथमिकी दर्ज थी। पुलिस उसे खोज ही रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हड़ाकी थाना क्षेत्र के हुर्राही गांव के ग्रामीणों ने कई कांडों के अभियुक्त को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसकी पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के सिसौनी गांव निवासी घूड़न शाह के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब 8 बजे पिपरौन गांव की ओर से चोर चोर की अफवाह से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद हुर्राही गांव के ग्रामीण गांव के सड़क पर एकत्रित हो गए। इसी क्रम में तेज रफ्तार से भाग रहे उस अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर बंधक बनाया, फिर जमकर पिटाई की। इधर सूचना मिलते ही हरलाखी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उस अपराधी को गिरफ्तार कर थाना ले गई। गौरतलब है कि करीब 1 सप्ताह पूर्व इसी अपराधी ने कटहरवा गांव से अपने बहन के साथ चरौत जाने के क्रम में एक युवक को रास्ते में घेरकर मारपीट व छिनतई किया था।
इस घटना को लेकर चरौत गांव निवासी युवक शिवम कुमार ने अपराधी घूरन साह के विरुद्ध 20,000 रुपए, सोना का चेन व मोबाइल फोन छिनतई की प्राथमिकी दर्ज कराई। इधर प्राथमिकी दर्ज के बाद से ही उस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी हुई थी। इसी बीच अपराधी घूरन साह हुर्राही गांव के ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। रात में कता घूमे चलो बजबे नहीं करी, रात में कता घूमे चलो आए हो रात में कता घूमे चले मार बोला ना चोर छे हम चोर छे हां चोर छे लुटेरा छोरा लाठीला हां बचपन काले उड़ाई गांव में आके मार के जेल में बचल कोई हमरा चोर छली के पकड़ता ना मत पहले तू निकलना पहले बाहर अबे तो फांसी दे गर्दन काट दे माना। हां तू निकल पहले बाहर, तू पहले हमरा मार लगे से तू पहले फिर निकल बाहर। सही सही बोला ना, मतलब दुश्मनी के माल के कत्ता आइल छला एमहर केला आइल छला से हेलो गांव में गेल ये सब पूरा के कत्ता चोर सब है फोन अपने साथ में जरूरी है। एगो और आके भाई लंबे लंबे पतले पतले सब कोई रखने छ तो मोबाइल कहां मोबाइल लो ले के पैसा लो ले और पैसा रहल अरे गरेज ने पेट्रोल पंप पैसा रहल है ओके उहे सब आयल छल उड़ाई में एगो चोर सुनो ना चोरेलुआ की के लेलुआ मो छालेगो चोरेलुआ की चोरेलुआ हां पैसा चोरा के ले लो कि चोरा के उहे सब बिहार में सब पकड़ने से हमरा मिले छल सब स्कूल को सिपाही अब भी नहीं मिलता आपकी नया खेल के बात नहीं बात। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के एक किसान भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ राजीव रंजन कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार व किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने व रबी फसलों के उत्पादन को लेकर विशेष प्रशिक्षण दी गई। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में गुरुवार को जयनगर प्रखंड ई किसान भवन प्रांगण में प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ राजीव रंजन कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी नागेंद्र पूर्वे, पशु चिकित्सक डॉक्टर पिंटू कुमार, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी कुमार महतो, मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह एवं जिला परिषद समेत अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बीटीएम शिव कुमार, अश्विनी तिवारी, अनंत मिश्रा, रंजीत रंजन समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में रबी सीजन के बीज की जानकारी दी गई, जिसमें गेहूं, दलहन, तिलहन की उन्नत खेती करने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को केवाईसी, एनपीसीआई एवं भौतिक सत्यापन करने, आत्मा योजना, उद्यान विभाग के द्वारा संचालित योजना एवं रबी फसलों की खेती के संदर्भ में तकनीकी जानकारी दी गई। उपस्थित किसानों को मिट्टी की जांच करने, समेकित कृषि प्रणाली, जीरो टीलेज मशीन से गेहूं की बुआई करने, जलवायु अनुकूल खेती करने, जैविक खेती, जल जीवन हरियाली, मसूर की उन्नत खेती, राई, तोरी एवं सरसों की खेती, मक्का का वैज्ञानिक खेती एवं मखाना की खेती करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए सरकार एक जो है मैनुअल किट का जो है बनाया है, जिसमें 1000 रुपया का वो किट है। उसमें आपको खुरपी, दाल, हंसुआ और मक्का छीलने वाला, मतलब 5 तरह का जो है छोटा यंत्र है। उसको जो है शुरुआत की है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो पिछला खरीफ सीजन है, जो कि हम लोगों के लिए मतलब बहुत परेशानी वाला रहा, हम ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि इस साल वर्षा अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत मेहनत किए और जो है मेहनत का नतीजा है कि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा अभी
धान का फसल अच्छे से है, आशा करते हैं कि अच्छा ही उत्पादन होगा। ठीक है, तो जो कुछ कमी रह गया था उसको हम चाहते हैं कि रबी सीजन में हम जो है उसको ज्यादा बेहतर करें। अभी तक आप लोगों को बताएं, विभिन्न स्कीम के बारे में बताएं, तो जो भी कृषि विभाग का स्कीम है उसमें है पहले और पहले पाओ। अगर आप जो है पहले दे दीजिएगा तो पहले आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी स्कीम 100% तो ये संभव नहीं कि सारे के सारे पब्लिक को मिल जाए। तो जो पहले अप्लाई कीजिए उनको पहले मिल जाएगा, क्योंकि स्कीम सीमित है। उसके साथ ही साथ अभी जो है थोड़ा देर पहले बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, उसमें है क्या कि ई-केवाईसी और आधार सीडिंग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं आए हैं, या जिनके घर में पेपर नहीं पहुँचता है, या तो बहुत सारा जो न्यूज वगैरह नहीं सुनते हैं, तो वो लोग नहीं करवा पाए हैं। तो उन गरीब किसानों को अगर इस चीज के जानकारी के अभाव में अगर उनको 6,000 रुपया नहीं आया तो वो परेशानी भरा है। तो हम लोगों का दायित्व है कि हमारे आसपास उस तरह के अगर कोई गरीब किसान है उनको हमारे, अगर वो जागरूक नहीं रहने की वजह से ये फायदा से वो लोग जो है अगर ये हो जाए, महफूज हो जाए, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगल बगल आपके जितने भी किसान हैं उन लोगों से पूछिए कि ये चीज आप करवाएं कि अगर कोई भी तरह का समस्या है तो आप वहाँ के कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार से इस चीज। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के पिरसौलिया गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कुमार दास के द्वारा विद्यालय संचालन व एमडीएम में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि इस तरह के आरोपों को लेकर ग्रामीणों के द्वारा स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रधानाध्यापक के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मामले को लेकर स्कूल के अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानाध्यापक के द्वारा पढ़ाई से लेकर एमडीएम तक सभी मामलों में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इस बात को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक को लिखित रूप से आवेदन देकर जांच करने की मांग की गई थी, जिसमें शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच विद्यालय में जांच करने का लिखित आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन 25 अक्टूबर बीत जाने के बावजूद भी किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। अंत में ग्रामीणों ने थक हार कर प्रदर्शन का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि वह पदाधिकारियों को 15 नवंबर तक का समय दे रहे हैं। अगर 15 नवंबर तक पदाधिकारियों के द्वारा या विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 15 नवंबर को ग्रामीणों के द्वारा स्कूल में तालाबंदी कर दी जाएगी। कलवाही प्रखंड के गांव पिरसोलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कुमार दास के द्वारा बरती जा रही अनियमितता के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। स्कूल के अध्यक्ष राम सागर पासवान ने बताया कि विद्यालय में एमडीएम में भारी अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कूल में नामांकित छात्र ज्यादा है और उपस्थिति कम रहती है, लेकिन प्रधानाध्यापक के द्वारा उपस्थित ज्यादा बनाकर एमडीएम का राशन एवं राशि उठाव कर गबन कर लिया जाता है। स्कूल के अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल में अध्यक्ष बने उन्हें 2 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक एक भी बैठक स्कूल समिति का नहीं हुआ है। स्कूल की सचिव रामकली देवी ने बताया कि उन्हें भी सचिव बने 2 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, एमडीएम में भारी अनियमितता बरती जा रही है। हालांकि इसको लेकर कलवाही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आवेदन दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में स्कूल की जांच करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक स्कूल की अनियमित की जांच नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर 15 नवंबर तक स्कूल की एमडीएम की अनियमितता व राशि गबन का जांच नहीं हुआ तो 15 नवंबर को सभी ग्रामीण मिलकर स्कूल में ताला मार देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही स्कूल प्रशासन व शिक्षा पदाधिकारी की होगी। ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित नारेबाजी में राम आशीष यादव, चंदेश्वर महतो, शशि गुंजन कुमार, गणेश साह, पप्पू यादव, ललित यादव समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल थे।
प्रधानाध्यापक को यहाँ से बर्खास्त करो। प्रधानाध्यापक को यहाँ से बर्खास्त करो। प्रधानाध्यापक को यहाँ से बर्खास्त करो। आपके स्कूल में क्या है, गड़बड़ी क्या सब है? आपको कितना दिन हुआ सचिव बना हुआ? 2 साल। आज तक स्कूल में कितना बैठक हुआ? आपको कभी नहीं बुलाया गया 2 साल में? स्कूल में पैसा का उठाव होता है, आपका साइन लिया जाता है? तो आपको मान ली स्कूल से हेड मास्टर कोई खबर नहीं देता है स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है या कोई जानकारी के लिए या बैठक के लिए? खबर नहीं करता है। आज 2 साल में एक भी बैठक नहीं हुआ स्कूल में। आपसे पहले साइन कराता था? हाँ, करे ना चले। अभी कितना दिन से नहीं साइन करा रहा है? 5 महीना से नहीं करा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रामचली देवी। और कुछ कहना है? स्कूल में कोई और गड़बड़ी भी हो रहा है? अब स्कूल का रसोईया है? हाँ, रसोईया है। क्या समस्या है आपके साथ? पैसा नहीं है सर, कैसे? कितने दिन से काम कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। और क्या दिक्कत है? अब कोनो दिक्कत नहीं है, पैसा ऐसे बस कोनो होगा नहीं। तो क्या कर रहे हैं आपके प्रधानाध्यापक, क्या कर रहे हैं? कब तक पैसा मिलेगा? तो सर के भेटते महीना के छठ के बाद भेटते। 1 साल से अलॉटमेंट नहीं आया आप लोगों का? ना बता। अच्छा, और कोई आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ स्कूल में रसोईया हैं आप? कितने दिन पहले बहाली हुआ? 1 साल हो गया। क्या समस्या है स्कूल में? क्या समस्या है आप लोगों को? स्कूल में बहुत ज़्यादा समस्या है सर। यहाँ पे इतना अनियमितता बढ़ता जा रहा है। 20% बच्चा यहाँ हाजिरी नहीं लगाता है और 80%, 70%, 60% बच्चे का हाजिरी लगा के यहाँ पे राशन उठाया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता बढ़ता जा रहा है। बार बार मना करने के बाद भी प्रधानाध्यापक इस चीज़ को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बीओ को आवेदन भी दिए हैं। जो बीओ साहब कितने दिन पहले आवेदन दिए? हो गया करीब 2 महीने 2.5 महीने हो गया आवेदन दिए। बीओ साहब 14 तारीख तक लास्ट डेट था बीओ साहब का, जो आके हम निरीक्षण करेंगे, लेकिन बीओ साहब अभी तक नहीं आए। और हम ग्रामीण हैं और ये कहना चाहते हैं, अगर बीओ साहब 15 तारीख तक अगर इसकी जांच करके निष्पक्षता से कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो 15 तारीख के बाद इस स्कूल में ताला मार दिया जाएगा। अच्छा, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जानकारी दिया? हाँ जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जानकारी है इस बात का। तो उन्होंने क्या नोटिस लिया? वो पत्रांक देखिए, हमारे पास एक लेटर आया है उनका, पत्रांक है 02, पत्रांक है कैंप 02 इनका आया हुआ है। लास्ट डेट इनका 14 तारीख दिया हुआ है। 14 तारीख को 2 बजे तक हम सुनिश्चित कर देंगे, लेकिन आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग ग्रामीण लोग ये निश्चित किए हैं, अगर 15 तारीख तक इस पे अगर कुल कार्रवाई करके और सही निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम लोग 15 तारीख को इस स्कूल में ताला मार देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मितेश्वर यादव, सोशल वर्कर पुरसोलिया। क्या स्कूल में क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या क्या है तो सचिव साहब समझेंगे, है कि नहीं? सचिव साहब समझेंगे। सचिव साहब को कहना है तो चावल बेच लेता है, ये बेच लेता है, फल फूल नहीं देता है। यही समस्या को लेकर के मास्टर साहब को बोले, समझे? हम दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ, हमको बोलेगा आने के लिए तो हमको तो आना ही पड़ेगा, हम क्योंकि अध्यक्ष हूँ। आप अध्यक्ष है तो कितने दिन से स्कूल में मीटिंग नहीं हुआ, बैठक नहीं हुआ? जब से हम बने हैं तब से एक भी मीटिंग, खिचड़ी वाली का जो बहाली हुआ उस टाइम से अभी तक। कितना दिन हुआ है आपको बना हुआ? 2 साल हो गया। ये दुर्गा पूजा 2 साल हो गया। तो 2 साल में एक भी बैठक नहीं हुआ है, जबकि हेडमास्टर साहब का कहना है जो मात्र 5 महीना से जो पैसा नहीं आया है, तो इससे पहले बैठक होता था। इससे पहले सो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हम नहीं, हम सिर्फ खिचड़ी वाले में, खिचड़ी वाली को जो बहाली हुआ उसी में थे ना। और उसके अभी 2 साल हो गया आपको अध्यक्ष बना हो, आज तक बैठक एक नहीं हुआ, तो आपका क्या कहना है? मेरा
कहना है भाई जो सिस्टम से चलता है वो सिस्टम से चलाइए, और हम क्या कहेंगे भाई, हल्ला फसाद नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी जो वाजिबी आता है वो कीजिए। क्या समस्या है आप लोगों को स्कूल के लिए? स्कूल में समस्या है जो पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर जो है व्यवस्था जो बच्चे का खेलकूद का रहा है उसमें भी धांधली हो रहा है। बच्चे का एडमिशन जो है 60-70 है, उसमें 180 ऐसे करके एडमिशन जो है किया जा रहा है, मतलब लिखा जा रहा है। यही सब है समस्या, कोई काज सही से नहीं हो रहा है। इसमें नामांकित बच्चे कितना है? नामांकन बच्चे 50 से 60 बच्चे हैं। मात्र 50-60 है, मैक्सिमम 70 होगा। और उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है 150-200 बच्चे का जो है हाजिरी बना के दिया जाता है। अच्छा, चावल बेच दिया जाता है। तो उतना नामांकित होगा तब ना हाजिरी बन रहा है उसका उपस्थिति? नहीं, हाजिरी बनाता है कुछ और, मतलब उपस्थिति जो है कुछ और डालता है। अच्छा, और क्या समस्या है? यही सब है, टाइम टेबल जो है पढ़ाई नहीं सही से हो रहा है। आप लोगों ने आवेदन दिया था? जी। क्या कहा? आवेदन है जो इसमें 9 से 14 तक समय था जो है DO साहब का आना है, लेकिन नहीं आ पाया। जिला शिक्षा पदाधिकारी 14 तारीख तक समय दिए थे? जी, 9 से 14 तक का समय, 14 तक नहीं उपस्थित हो पाए। खेल कूद का जो है पैसा जो है वो भी गबन कर लिया गया है। टाइम देकर नहीं आता है, टाइम दे दिया हुआ नहीं आया। तो आप लोगों का क्या मांग है? मांग है जो सही कार्रवाई किया जाए, सही से व्यवस्था चले, इसमें कोई चीज़ घोखला ना हो। हर चीज़ जो है अनियमितता के कारण जो है हो रहा है सारा चीज़। बच्चे का फल फूल जो है जांच होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि गुंजन कुमार। आपका नाम? घर? आपका घर? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। भेजा थाना के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार का अचानक तबादला किया गया है। गौरतलब है कि सारघाट में हो रही लगातार लूट डकैती जैसे कांड व अशांति को देखते हुए उनका तबादला किया गया है। वहीं भेजा में नए थानाध्यक्ष के रूप में सूरज कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। इस मामले पर थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को पाग चादर के साथ भावभीनी रूप से विदाई दी गई। वहीं नए थानाध्यक्ष सूरज कुमार का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। भेजा थाना में पूर्व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को जहां विदाई समारोह में स्थानीय लोग ने पाग, माला, दुपट्टा देकर भव्य स्वागत किया, वहीं नए थानाध्यक्ष सूरज कुमार का भी पाग, माला पहनाकर स्वागत किया। भेजा के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार का अचानक तबादला हो गया है। उनको जिला पुलिस कप्तान ने साहरघाट में हो रही डकैती व लूट कांड से क्षेत्र में फैली अशांति को देखते हुए समय से पूर्व बुला लिया गया, जिससे भेजा थाना क्षेत्र के लोगों में काफी मायूसी है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार अपने कार्यकाल में थाना क्षेत्र में जो भाईचारा, पुलिस पब्लिक के बीच दोस्ताना ताल्लुकात की जो मिसाल पेश की है, वह बहुत कम पुलिस पदाधिकारी कर सकते हैं। जहां गुंडा तत्व के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया, वहीं शरीफ और कमजोर लोगों का सहारा बनकर खड़े होने वाले थानाध्यक्ष को थाना क्षेत्र के लोगों को ना चाहने के बावजूद अलविदा कहना पड़ा। विदाई समारोह में भाग लेने वाले लोगों ने नए थानाध्यक्ष सूरज कुमार से भी इस उम्मीद की है और अपना दर्द बयां किया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी राम सेवक मंडल के द्वारा बीते 22 अक्टूबर को घर में चोरी कर लिए जाने का मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि एक ही रात में उस क्षेत्र में कई घरों में चोरी की घटना घटी है। मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस चोरी की घटना में लाखों रुपए नगद व कई लाख के सोने, जेवरात, चांदी भी चोरी किए गए हैं। साहरघाट थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के स्वर्गीय दहानड़ मंडल के 58 वर्षीय पुत्र राम सेवक मंडल ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दर्ज आवेदन में 58 वर्षीय राम सेवक मंडल ने बताया कि बीते 22 अक्टूबर की मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों ने उसके व उसके पुत्र महेश मंडल के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह करीब 5 बजे जब घर के लोग जगे तो देखा कि उसके घर के एक कमरे व महेश मंडल के घर के एक कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। गोदरेज, ट्रंक, पेटी, बक्सा सबका लॉक व ताला तोड़कर सारे जेवरात व नगद राशि 2 लाख रुपए जो जमीन बेचकर रखा था वो भर सोना
45 भर चांदी उसके पुत्र मनीष मंडल के घर से, 2.5 भर सोना चांदी उसके पुत्र के घर से चोरी हुआ है। मेरे ही गांव की हीरा देवी के पति अमल शाह उस रात्रि में अपने पुत्रों के साथ किसी रिश्तेदार के यहां गई थी। घर के भी चोरी की धरना को उसी रात अंजाम दिया। गांव वाले से सूचना मिलने के बाद जब हीरा देवी अपने पुत्रों के पास सुबह में घर पहुंची तो देखा कि उसके भी घर के 2 कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। गोदरेज व पेटी, ट्रक का ताला व लॉक तोड़कर उसके घर से 62,000 रुपए नगद और आधा भर सोना, 50 भर चांदी की चोरी कर ली गई। वहीं गांव के एक और ग्रामीण राजू मुखिया की पत्नी मालती देवी के घर भी उसी रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने उसके घर के खिड़की की जाली को तोड़कर अंदर घुसकर उसकी पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे 50,000 रुपए नगद राशि, इसके अलावा 1 भर सोना, 30 भर चांदी की चोरी कर ली। उसी गांव के एक और ग्रामीण राम बाबू शाह के घर में भी उसी रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। राम बाबू शाह के घर के सभी कमरों का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। राम बाबू शाह की पत्नी चूंकि घर पर नहीं है, इसलिए स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पा रहा है कि किन सामानों की चोरी हुई है या नहीं हुई है। राम बाबू शाह के चचेरे भाई शोभालाल शाह के पुत्र नरेश शाह, जो अभी घर पर नहीं है, 100 परिवार गुवाहाटी में रहते हैं। उनके कमरों का भी ताला तोड़कर, ट्रक व पेटी का ताला तोड़कर 1 भर सोना, 60 भर चांदी की चोरी कर ली गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के टीपीसी भवन के सभा कक्ष में प्रखंड के सभी पीडीएस विक्रेताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष जय नारायण यादव ने की। इस दौरान जहां एक ओर संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, तो वहीं दूसरी ओर आगामी 30 अक्टूबर को विभिन्न मांगों के समर्थन में पटना में आयोजित महाधरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। रहिका टीपीसी भवन के सभा कक्ष में रहिका प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानदारों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जय नारायण यादव और अब्दुल रहमान ने कहा कि यह बैठक इसलिए रखा गया है कि संघ की मजबूती और मजबूत बने और 30 अक्टूबर को पटना के महाधरना में शामिल होने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि महाधरना में भी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो संघ के आह्वान पर 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी संघर्ष करते रहेंगे। जब तक राज्य संघ का आदेश नहीं आएगा तब तक माह दिसंबर एनएफएसए 2023 का वितरण बंद रहेगा। इस मौके पर जन वितरण प्रणाली संघ के प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव, अब्दुल रहमान, अजय कुमार सिंह, अमरनाथ झा, राजकुमार राम, मनोज मिश्रा, विनोद पांडे, प्रमोद तिवारी, बदियुजमा सभी ने एक साथ एक आवाज में बताया कि अपनी मांगों को लेकर सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता 30 अक्टूबर को पटना महाधरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रदर्शन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पीडीएस दुकानदारों का कहना है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता कोविड-19 जैसी महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना खाद्यान्न का वितरण किए हैं, किंतु अभी तक पूरी मार्जिन मनी का भुगतान नहीं हो सका है। साथ ही 8 सूत्री मांग है, जिसमें पीडीएस विक्रेताओं को 30,000 रुपए मासिक मानदेय देने अथवा 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन देने, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने, पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ देने, साप्ताहिक अवकाश देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि इन्हीं मांगों को लेकर 30 अक्टूबर को पटना में राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा।
जिसमें मधुबनी जिला के अधिकाधिक डीलरों के भाग लेने की जानकारी उन्होंने दी। इसमें बैठक में सुरेंद्र पासवान सुरेंद्र, सतीश कुमार, महेंद्र राम समेत सैकड़ों की तादाद में जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद रहे। बैठक किस चीज के लिए की है, जानकारी लीजिए। 30 अक्टूबर को हम लोग पटना का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन महामंत्री हम लोग प्रदेश आह्वान पर हम लोग पटना का 1 दिवसीय धरना आयोजन किए हैं। उसमें हम लोग का मांग जो है तो 30,000 रुपया महीना यानी तो 300 रुपया प्रति क्विंटल। उसके बाद में है जो हम लोग को जो है सो आजीवन जो है सो दिया जाए, पंपा है तो हम लोग को मरने के बाद में हमारे बेटी को इसी सब मुद्दों को लेकर आज बैठक किया है कि पटना 30 अक्टूबर को जाना है। और उस बैठक में अगर सरकार नहीं मांग मानेगी तो हम लोग 1 दिसंबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जय नारायण यादव, प्रखंड संघ जिला संघ अध्यक्ष। अपनी मांग हम लोगों को अनुसरण कराया जाए। हम लोगों को जो डीलर हैं उनको बच्चे सबको मौका दिया जाए। इसीलिए हम लोग अपना 30 अक्टूबर को बिहार सरकार को सामने हम लोग अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार ये बात नहीं मानी तो हम लोग 1 दिसंबर को पूरा डीलर हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या आपका? अब्दुल रहमान रहीका, प्रखंड रहीका, जिला मधुबनी। आज की बैठक हम ऑपरेशन समस्या या मांग किसी भवन रहीका में किया गया। दिनांक 30 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन अपनी मांग को रखने के लिए क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लोकहा थाना क्षेत्र से बेहद ही नाटकीय ढंग से हुई हत्या का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के अरनामा गांव की फूलो देवी ने बीते 24 अक्टूबर को स्थानीय थाना में अपनी 15 वर्षीय बेटी नीलम के गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि बीते 21 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान जब उसकी 15 वर्षीय बेटी नीलम शाम में मंदिर दिया जलाने गई थी, उसके बाद वो वापस नहीं आई। अपने स्तर से काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसको लेकर डीएसपी सुधीर कुमार ने लोकहा थाना परिसर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मामले का उद्भेदन करते हुए उन्होंने बताया कि उस 15 वर्षीय नीलम की हत्या उसके भाई ने की। उसके भाई के बयान के आधार पर नीलम का अपने गांव के ही किसी दीपक नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस पर उसके भाई को आपत्ति थी और गुस्से में आकर उसके भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने पिता को फोन किया और बहन की हत्या की बात भी बताई। पिता, जो कि पंजाब में रहकर मजदूरी करते हैं, उन्होंने उसके सहयोग के लिए 2 व्यक्ति को भेजा और फिर उन 2 व्यक्तियों के सहयोग से नीलम के शव को दूर जाकर एक तालाब में गाड़ दिया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ करने के बाद एसएसबी के स्क्वाड डॉग टीम की जांच के बाद इस बात का खुलासा हो पाया, जहां भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर उसका शव छुपाने, पुलिस को गुमराह करने और फिर नाटकीय ढंग से उसको खोजने और उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने की गुनाह को कबूल किया है। इस गुनाह में पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। लोकहा थाना में गुरुवार को डीएसपी सुधीर कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान गुमशुदा युवती नीलम कुमारी की हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें बीते 24 अक्टूबर को लोकहा थाना क्षेत्र के अरनामा निवासी बच्चे लाल यादव की पत्नी फूलो देवी ने लोकहा थाने में लिखित आवेदन देकर अपनी 15 वर्षीय बेटी नीलम कुमारी के बीते 21 अक्टूबर से गुमशुदगी होने का मामला दर्ज कराया। दर्ज आवेदन में बयान देते हुए आवेदिका फूलो देवी ने कहा कि बीते 21 अक्टूबर की संध्या दुर्गा पूजा स्थल पर दिया जलाने गई थी,
जो देर रात होने तक नहीं लौटी। चिंतित परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संतोष कुमार मंडल ने प्राप्त आवेदन पर मामला दर्ज कर अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी टीम गठित किया। गठित टीम में फुलपरास के एसडीपीओ सुधीर कुमार, लौकहा के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संतोष कुमार मंडल, तकनीकी शाखा के प्रभारी अजीत सिंह, सिपाही सुरेश कुमार, महिला सिपाही इंपू कुमारी तथा लौकहा थाना की महिला सिपाही हेमा कुमारी ने अनुसंधान प्रारंभ किया। साथ ही एसएसबी के डॉग स्क्वाड टीम के सहयोग से काफी गहनता से छानबीन की गई, जिसमें नीलम कुमारी का पता लगाया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। उसी दौरान पीड़िता नीलम के भाई ओम प्रकाश यादव से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपनी बहन की हत्या करने का गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसकी बहन का प्रेम प्रसंग गांव के ही असरफी यादव के पुत्र दीपक यादव के साथ चल रहा था। बीते 21 अक्टूबर को अपनी बहन को धान के खेत में दीपक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। भनक लगते ही दीपक वहां से भाग गया, जबकि गुस्से में अपनी बहन की मारपीट व गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद सारी बातें पंजाब में मजदूरी कर रहे पिता को बताया, जहां पिता ने शव को ठिकाना लगाने के लिए सहयोग के लिए 2 आदमियों को भेजा। उन दोनों आदमियों के सहयोग से भाई ने बहन के शव को बोरा में बांध चन्नीपुर के धोखरा नदी में गार के छिपा दिया और घर आकर बहन को खोजने का बहाना बनाता रहा। शव की शिनाख्त मृतका की मां फूलो देवी ने किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। साथ ही भाई को बहन की हत्या कर साक्ष्य मिटाने व गुमराह करने के जुर्म में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सुधीर कुमार ने आगे बताया कि कांड में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस तरह की फिल्मी हत्याकांड से गांव में चर्चा का माहौल गर्म है। दिनांक 24/10/2023 को आवेदिका फूलो देवी के द्वारा जो है एक आवेदन लिखित रूप से यहाँ दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बच्ची नीलम कुमारी, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, उसके गुमशुदगी से संबंधित एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया जो 21/10/2023 को संध्या 4 बजे हमारी लड़की नीलम जलाने के लिए दुर्गा पूजा में गई और उसके लेकिन लड़की नहीं मिली। तो दिनांक 24/10/2023 को उन्होंने थाना पर आके आवेदन दिया। तो 24/10 को आवेदन दिया गया, तो थाना प्रभारी के द्वारा इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई। तो पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे नेतृत्व में थाना प्रभारी थे, तकनीकी शाखा के प्रभारी अजीत जी थे, वहाँ के जो है कांस्टेबल सुरेश कुमार जी थे, महिला सिपाही इंपू कुमारी थी और लौकहा थाना में जो महिला सिपाही हेमा कुमारी है, इनके द्वारा जो है टीम गठित की गई और पीड़िता के यानी कि जो आवेदिका थी, उनके पुत्र ओम प्रकाश यादव, उस पर कुछ शक हुआ, गहनता से या गहराई से उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में जो है वो इन चीज़ों को स्वीकार किया कि दिनांक 21/10/2023 को संध्या अपनी बहन को यानी कि नीलम कुमारी को उन्होंने गांव के ही दीपक यादव के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था। आपत्तिजनक स्थिति में जो है
भाई के द्वारा देख लिया गया। वो लड़का वहां से भाग गया और 8-9 बजे के रात्रि के करीब ओम प्रकाश यादव के द्वारा, जो लड़की का भाई है, उसके द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए लाश को बोरा में बंद करके जो है दूर जो है धान के खेत में दबा दिया गया। और इसमें 2 लोग और उसके सहयोगी थे। उसके बारे में भी पुलिस गिरफ्तार नहीं, नाम का खुलासा हम नहीं अभी करेंगे। ये गिरफ्तार 2 एक्स्ट्रा, हाँ 2 इसके सहयोग के रूप में थे। नहीं, उनके पिता जो थे, ठीक है, उनकी भी जो है संलिप्तता जो है, ठीक है, इन चीजों में जाहिर हुई है। उनके पिता के जो है मोबाइल नंबर से टीम वर्क के रूप में जो काम किया गया और यानी कि सूचना मिलने के 20 घंटे के अंदर जो है, ठीक है, लाश को भी बरामद कर लिया गया और इसके द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। अन्य बिंदुओं पर काम अभी किया जा रहा है और निकट भविष्य में आपको जो है अन्य गिरफ्तारियां भी जो है इस संबंध में। घटनास्थल पर एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ, उसकी माँ के बयान पर ये एफआईआर भी, क्या परिवार के केवल एक ही सदस्य इस हत्या में शामिल थे? नहीं, इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है, ठीक है, जांचोपरांत जो है, ठीक है, पूरे मामला का जो है घटनास्थल से क्या बरामद हुआ? घटनास्थल से बोरे में जो है लाश बरामद की गई है, जिसे भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से आ भी गया, लेकिन उसका जो है अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये मामला फिक्शन फिल्म आई थी उसकी तरफ दिखाई दे रहा है, इसमें कामयाबी मिली है हम लोग को। ऐसे क्या कहना चाहिए हम पदाधिकारी के साथ? टीम में शामिल सभी पदाधिकारी जो हैं मुस्तैदी से जो है इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किए थे और बहुत अच्छी जो है मधुबनी पुलिस की उपलब्धि है। आगे भी जो है इसी तरह आपको जो है अपराध नियंत्रण में और गिरफ्तारियों में इस तरह के आपको जो है ज्यादा निशानदेही तलाश मिला क्या? जी उन्होंने बताया, हाँ उनके द्वारा ही जो है स्वीकार किया गया। बताया गया सर, जहाँ तक बात हुई बताया कि 10% चल रहा है, उन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। ठीक है, कुछ पता चलता है अभी इस संबंध में खुलासा करना उचित नहीं है। ठीक है, जांच अभी जारी है। ठीक है, जांच मिलाकर अपराध कर्मी किसी भी स्थिति में बच नहीं पाएंगे। ठीक है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इन चीजों को आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, जो इन क्षेत्रों में अपराध कर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं है, वो कुछ हो। तो एक सवाल रहेगा, कभी का भी समय आ रहा है और लगातार लग रही है, तो गलतियां भी लगातार की जा रही है, मानसिक अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन घटना होती है। 15 वर्षीय नाबालिग इसमें समाज को भी अवेयर होना जरूरी है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो हेलमेट पहने, ठीक है, प्रॉपर जो है लाइसेंस के साथ प्रशिक्षण के साथ जो है वाहन चलाएं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। दशहरा बीत गया, लेकिन साहर घाट के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में बैंक कर्मी नहीं आए और इसके कारण ग्राहकों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला ग्राहक ने 18 अक्टूबर का चेक दिखाते हुए कहा कि 18 अक्टूबर को वो पैसा निकालने के लिए आई थी, लेकिन बैंक कर्मी के अभाव में बैंक मैनेजर वापस करते रहे और दशहरा जैसे मौके पर भी उसे राशि नहीं दी गई। इस मामले को लेकर जब बैंक मैनेजर से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि बैंक के सभी कर्मी छुट्टी पर गए हुए हैं। दशहरा बीतने के बाद भी उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक साहरघाट की शाखा में बैंक कर्मी नहीं आए। इस वजह से ग्राहकों का कार्य बाधित होने के दौरान गुरुवार को मैनेजर से विवाद हुआ। खाताधारी सुमित्रा देवी ने बताया कि 10 से 20 मिनटों का कार्य केवाईसी कराने के लिए बैंक वाले कई दिनों से दौड़ाते हैं। दशहरा पर्व के मौके पर भी उन्हें राशि नहीं दी गई। 18 अक्टूबर का भरा हुआ चेक दिखाती हुई महिला ग्राहक ने कहा कि उन्हें 1 सप्ताह बाद गुरुवार को भी राशि नहीं दी गई।
इतना ही नहीं, उन्हें राशि लेने के लिए फिर 4 दिन बाद सोमवार को बैंक आने की बात कही गई। छोटे मोटे कार्यों के लिए बार बार दौड़ाने की शिकायत उस बैंक के ग्राहक सविता कुमारी, अगहनी देवी सहित कई महिलाओं ने कही। इस संबंध में पूछे जाने पर ब्रांच मैनेजर राकेश कुमार पासवान ने कहा कि बैंक के कर्मचारी छुट्टी पर हैं, इसलिए कार्यों में परेशानी आ रही है। सोमवार से स्थिति सामान्य हो जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कलवाही के स्वर्गीय डॉक्टर BM ब्रह्मचारी के आवास पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से सखी बहिनपा फाउंडेशन के द्वारा भूमिका निभाई गई, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा जैसे कई गंभीर विषयों पर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। वहीं इस संगोष्ठी का संचालन वानी मिश्रा के द्वारा किया गया। डॉक्टर स्वर्गीय BM ब्रह्मचारी के आवास पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय संगोष्ठी का वानी मिश्रा ने स्वागत करते हुए संचालन किया। ज्योति झा व मुख्य वक्ता प्रवीण भारद्वाज को मंच पर अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर हर्ष व्यक्त किया गया। सखी बहिनपा फाउंडेशन ने आयोजित इस कार्यक्रम का सार्थक पहल किया बीज मंत्र ज्योति झा ने दिया। उन्होंने बताया कि समाज में सुरक्षा को कैसे व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। पुरुष और महिला की शिक्षित स्किल पर चर्चा किया। 1991 से जो अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव हो रहा है, जो संभावनाएं बनी हैं, उसका भी सामना कैसे किया जाए। बौद्धिक प्रकोष्ठ से उम्मीद है कि इस पर समय समय पर विचार विमर्श होना चाहिए। मुख्य वक्ता प्रवीण भारद्वाज ने बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सुरक्षा के बारे में व्यापक चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि अब मझले और छोटे उद्योग
तथा खाद्य प्रसंस्करण की क्या-क्या संभावनाएं हैं। आर्या भारद्वाज ने उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया। स्वागत समारोह के बाद 2 तकनीकी सत्रों में विभिन्न वक्ताओं और महानुभावों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विचार एवं प्रकाश डालकर इस पर व्यापक चर्चाएं की गईं। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बैंकिंग सेक्टर और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर वृहद चर्चाएं हुई। समापन सत्र पर मुख्य अतिथि मनीष कुमार झा थे। शहर की गणमान्य महिलाओं ने यहां आकर इस कार्यक्रम को सराहा और सफल बनाया। उपस्थित सम्मानित लोगों में नीतू झा, सविता झा, पिंकी भारद्वाज, गीता झा, चंदन दत्त, केशव झा, रंजना मिश्रा उपस्थित थीं। क्षेत्रीय संदर्भ में महिलाएं क्या-क्या कर सकती हैं, इस विषय पर अपनी अपनी मंतव्य को रखा और सखी बहनपा फाउंडेशन के द्वारा किए गए पहल को सराहा। विजयादशमी के तुरंत बाद इस आयोजन का उन्होंने एक शक्ति पूजा की तरह देखा। समापन सत्र का संचालन वानी मिश्रा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजिका सविता झा ने किया। बड़ी भूमिका निभाती है। जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया कि इन्होंने ट्रेनिंग देके महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रयास किया बनाने के लिए, तो उनको आर्थिक उनकी जो है सो आर्थिक शिक्षा, आर्थिक साक्षरता जिसको कहते हैं, वो देनी बहुत जरूरी है और उसको देकर के हम उनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में कारगर रूप से उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आर्थिक शिक्षा जब उनकी पूरी हो जाती है तो वो अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे वो जो है सो आत्मनिर्भर बन सकते हैं आर्थिक रूप से, वो संभव हो जाता है। तो मेरा कहना है कि माइक्रो फाइनेंस उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और माइक्रो फाइनेंस के साथ प्रशिक्षण और जो भी प्रशिक्षण के बाद जो चीज सीख लेते हैं उसको कैसे आगे कार्यान्वित किया जाए, उसके लिए जो अर्थ की जरूरत होती है वो माइक्रो फाइनेंस पूरी करती है। तो दोनों का एक तालमेल होना चाहिए जिससे उनको आर्थिक सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। ये मेरा कहना है। धन्यवाद प्रवीण जी। आप इतने सालों से ब्यूरोक्रेट्स और तमाम तरह के पदाधिकारियों के साथ रही हैं, तो क्या आप समझती हैं किस तरह की सुरक्षा आपकी नज़र में अहमियत रखती है? मेरी नज़र में तो सबसे पहले घर से ही शुरू होता है। मैं हाउस मेकर हूँ, इसलिए बच्चों को देखना और उनके लिए सबसे पहले घर से ही बच्चे सीखते हैं और सारा चीज़ होता है। इसलिए सब तरह से उसके बाद बाहर जाते हैं तो समझते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। लेकिन बहुत चीज़ ऐसा होता है जो बच्चे बाहर से भी सीख के आते हैं, पर घर में सिखाने पे भी नहीं सीखते हैं। लेकिन एक घर में ऐसा सुरक्षा माहौल होता है कि बच्चे अपने को सेफ फील करते हैं। उनको इतना ये होता है जो बाहर जाने पे जो मेरे घर के लोग हैं देखने के लिए, इसलिए मैं समझती हूँ घर से ही बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका। विपिन भारद्वाज जी, आप स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं, तो आपकी क्या दृष्टि है सुरक्षा के, किस तरह की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, पिछले 17-18 साल से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो सुरक्षा तो बहुत व्यापक शब्द है कि मैंने खास करके जब आपके फाउंडेशन की बात हो रही है तो आप महिला और महिलाओं की सुरक्षा की बात ही कर रही होंगी। तो मैं जिस क्षेत्र में विभाग में काम करता हूँ वहाँ पर तो महिलाओं का ही बोलबाला है, तो वहाँ पर तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। और जैसा अभी आपकी वक्ताओं पूर्व की वक्ताओं ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा जो है सो वह बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है और मैडम ने कहा, ज्योति मैडम ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा, सर ने भी कहा आर्थिक सुरक्षा। इन सब सुरक्षाओं के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी आदरणीय डॉक्टर अनीता झा नीतू ने कहा है कि घर में जो घरेलू हिंसा है
ये सब होने के बावजूद भी क्या घरेलू हिंसा रुकी है? तो इसीलिए सबसे पहले तो स्त्रियों को उनके घर में ही सुरक्षा प्राप्त हो, तो और घर सुरक्षित है तो बाहर स्वतः जो है सो उनके ज्ञान से, उनके स्वास्थ्य से या उनके जो है सो वित्तीय शिक्षा से वो सारा चीज अपने आप सुरक्षित हो जाता है। तो फिर उनको किसी और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद विपेश जी का। सर्वप्रथम हम डॉक्टर अनीता झा को, जो यहाँ की समाज सेविका हैं, उनसे वार्तालाप करना चाहेंगे। जो आप कैसे समाज में महिलाओं का, जो हमारी आधी आबादी है, उनको आप कैसे सुरक्षित या कैसे उनको समझती हैं, जो ये आगे हम लोग का माहौल या हम लोग की जो भी व्यवस्था है बहुत ही सुकून वाली है हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, हमारी लड़कियों की, युवा जनरेशन के लिए, उस पर आप क्या, आपका कहना है प्लीज़। धन्यवाद। आज के सेमिनार जिस विषय पर है, स्थानीय क्षेत्रीय महिला समूह और ये सखी फाउंडेशन को धन्यवाद जो ये सेमिनार कराने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, जो मुझे टॉपिक दिया गया, महिला सुरक्षा को आप किस तरह से समाज में देखती हैं। तो महिला सुरक्षा पर यही कहना है कि बहुत पहले से ही महिलाएं जो है हमारे समाज में पारंपरिक पुराने समय से ही सुनते हैं, जो शोषित होती आ रही हैं या पीड़ित होती आ रही हैं, लेकिन उसका आज के डेट में सुरक्षा का बदल गया है, क्योंकि आज इतना आधुनिक हमारा समाज हो गया है कि बहुत तरह से उसमें उसको सुरक्षित रहने की या उसके लिए सुरक्षित जगह देखने की जरूरत है। क्योंकि आज हम महिला को इतनी जो आज़ादी मिली है, या वो 50% की हर जगह हो गई है आबादी में, तो उसको भी बराबर का, जैसे कि समाज में हर जगह उसको स्थान देना, हर जगह उसको मान्यता देना, उसकी बात को मानना भी, ऐसा नहीं कि सुन के और फिर। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। सुरक्षा की बदलती अवधारणा मधवापुर प्रखंड के उत्तरा में विधायक सुधांशु शेखर ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि साहरघाट डकैती कांड मामले में पुलिस के द्वारा इस मामले का त्वरित उद्भेदन कर भारी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर उन्होंने मधुबनी पुलिस की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद के पात्र बताया। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई बातें रखी। विधायक सुधांशु शेखर ने उत्तरा में कहा कि साहरघाट डकैती कांड के अपराधियों को बिना देर किए गिरफ्तार करना राज्य सरकार की बड़ी सफलता है। इस कार्य के लिए उन्होंने मधुबनी पुलिस को धन्यवाद दिया। वे प्रेस वार्ता के दौरान अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। विधायक प्रतिनिधि बचनू मंडल ने कहा कि सीमा पर एसएसबी के रहते नेपाल से अपराधियों का आवागमन होना दुखद है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के जरिए सुरक्षा अधिकारियों को सावधान कराने की जरूरत है। राजद अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जुमलेबाजों को अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस का सहयोग करना चाहिए। जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा कि डकैती कांड के अपराधियों को पकड़वाने के लिए पुलिस विभाग में की गई विधायक की पहल काबिले तारीफ है। अवधेश मिश्र, युगल किशोर यादव, रोशन नायक समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। थोड़ा सा ये इलाका बने और वैसे जुमलेबाज जो जंगल राज कह के इसी इलाके का नहीं बल्कि पूरे बिहार वासी का वह जलील करता है और उसका राज मंगल राज होता है। जब नीतीश कुमार जी का गठबंधन का सरकार होता है तो जंगल राज हो जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम वैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि आप भी बिहार के ही हो। अगर तुम जंगल राज बिहार में कहते हो तो इसका तुम भी तो जंगले राज का आदमी है, इसी बिहार में रहने वाला है। वैसे आदमी को इस अब बयान नहीं देना चाहिए। तो बताया था कि एसएसबी क्या कर रहे हैं, सीमावर्ती सुरक्षा की बात है। नेपाल से यहाँ अपराधी चले आते हैं, एसएसबी को भी एक्टिव होना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा आप ही के माध्यम से माननीय सांसद जी को, जो बराबर यहाँ जो कुछ घटनाएं घट जाती है उस पर के खिलाफ में बयानबाजी करने लगते हैं, थोड़ा सा वो भी संकेत करे। एसएसबी केवल मिट्टी के माटी संग्रहण के लिए नहीं है। एसएसबी का काम सीमा की सुरक्षा का भी दायित्व है। उसके लिए भी चूंकि केंद्र से वो गाइड होते हैं तो उसके लिए भी वो थोड़ा हो क्षेत्र के प्रति जिस तरह से मान व्यक्त करते हुए एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर में ऐसे आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले
हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारे विधायक जी के अनुशंसा से, माननीय विधायक जी के अनुशंसा से, इनके द्वारा जो कटिबद्ध किया गया है प्रशासन के ऊपर जो दबाव बनाकर और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुँचाने का काम किया है। और तब हमारे पुलिस प्रशासन ने अपने 10 दिनों के अंदर इस भेदन करके वो अपराधियों को सजा देने के लिए और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और बाकी जो भी अपराधी बचा हुआ है उसके तुरंत कार्रवाई करते हुए माननीय हमारे एसपी साहब जो कप्तान जी हैं तो सुशील कुमार जी, माननीय डीएसपी नेहा कुमारी जी तीव्र गति से काम कर रही है। और बिहार हमारे विधानसभा में जो घटनाएं चल रही थी, चोरी की घटना हो या डकैती की घटना हो, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और हमारे प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई अभी तक हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। हम अपनी ओर से हमारे जिला के कप्तान एसपी सुशील कुमार और हमारे डीएसपी नेहा कुमारी को हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस तरह से काम किया है और अभी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रवासी इससे संतुष्ट है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह काम करते रहे ताकि लोगों का जो भय बना हुआ है वो सबके दिल से निकल जाए, घबराहट निकल जाए और हर लाखी एक अमन चैन की जिंदगी जिए हर व्यक्ति, ये हम आपसे आशा करते हैं। जो भी आज डकैती की घटना में जो संलिप्त लोगों का जो 10 आदमी का नाम जो उजागर किया गया है और पुलिस के कप्तान ने अभी उनको पकड़ के अंदर किया है, इससे हमारे क्षेत्रवासी और हरलाखी विधानसभा के सभी लोग बहुत ही उत्साहित है। और यहाँ के जो पहले थाना प्रभारी थे, आपने देखा कि थाना, मैंने पहले भी कहा कि थाना प्रभारी से चूक हुआ है, प्रशासन से चूक हुआ था तो उसका नतीजा मिला। आगे भी अगर प्रशासन काम नहीं करेगी, सही काम अगर नहीं करेगी तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी के जो थाना प्रभारी आए हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद कि आपके रीजन में आपके समय में ये काम का। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के दौरान मधुबनी के स्वर्ण व्यवसायी सह प्रसिद्ध भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद के द्वारा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया गया। लोकसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने 50 से अधिक छोटे बड़े गांव के पूजा पंडालों में जाकर मां भगवती की पूजा अर्चना की और समृद्धशाली देश के लिए वरदान मांगा। इसके अलावा क्षेत्र भ्रमण के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि दुनिया के देश युद्ध के ताप से झुलस रहा है। रूस, यूक्रेन व इजराइल फिलिस्तीन युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समृद्ध व विकसित भारत निर्माण का संकल्प पूरा करने के लिए लगनशील हैं। वे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र भ्रमण के बाद प्रेस वार्ता कर रहे थे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने झंझारपुर, अंधराठारी, बाबूबरही, लदनिया, खुटौना व राजनगर क्षेत्र के करीब 50 से अधिक मंगरौनी बूढ़ी माता, मंगरौनी एकादश रुद्र, पेलखवार, मंगरपट्टी, रामखेतरी, रघोपुर, खोइर, बलहा, दुल्लीपट्टी, नरार, जयनगर, मकुनमा, महाराजपुर, खजौली, सहोरबा, मधुबनी, गिलेसन, कोइलख, मऊआही, धमौरा, बाबूबरही, मरुकिया, अंधराठारी, दोनबारी, खुटौना समेत अनेकों पूजा स्थलों पर माता का दर्शन किया। उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचकर वैभवशाली व समृद्धशाली भारत का सपना पूरा होने के लिए पूजा अर्चना किया। इस दौरान उनके साथ बाबूबरही के भाजपा नेता दानी झा, झंझारपुर भाजपा नेता जीवच भिंडवार, लदनिया से राम बहादुर सिंह व राजनगर के फेकू यादव मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी जिला के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से आम जनमानस के लिए एक जानकारी साझा की गई है। इसके मुताबिक ई श्रम पोर्टल पर निबंधित वैसे असंगठित कामगार जिनकी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई है या फिर पूर्ण या अस्थायी दिव्यांगता के शिकार हुए हैं, उनके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुग्रह अनुदान के लिए एक नई योजना लागू की गई है। इस नई योजना के लिए दावा की तिथि 28 फरवरी 2024 तक है। आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं कि इन योजनाओं के लिए किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। इसके अलावा मधुबनी के वेबसाइट www.madhubani.nic.in पर इसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर निबंधित वैसे असंगठित कामगार जिनकी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई है या दुर्घटना की वजह से अस्थायी पूर्ण दिव्यांगता या अस्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति हो गई है, उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनुग्रह अनुदान एक्स ग्रेसिया देने हेतु एक नई योजना लागू की गई है, जिसमें दावा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2024 है। अनुग्रह अनुदान लाभ दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपए, अस्थायी पूर्ण दिव्यांगता 2 लाख रुपए। अस्थायी पूर्ण दिव्यांगता हेतु प्रभावित अंग है दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक हाथ एवं एक पैर, एक आंख एवं एक हाथ या एक पैर। अस्थायी आंशिक दिव्यांगता 1 लाख रुपए। प्रभावित अंग एक आंख, एक पैर या एक हाथ। पात्रता हेतु तय किए गए मानदंड हैं वैसे असंगठित कामगार जिनका ई श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक निबंधन हो गया हो। दुर्घटना ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के पश्चात हुई हो तथा दुर्घटना 31 मार्च 2022 की तिथि के पूर्व हुई हो। ई श्रम पोर्टल पर निबंधित असंगठित कामगार जिनके लिए दावा किया जाएगा के द्वारा आयकर भुगतान या ईपीएफओ, ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। दावा के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में कई दस्तावेज साथ दिए जाएंगे। मृत्यु की दशा में दावाकर्ता का आधार संख्या, यूएएन कार्ड संख्या या ई श्रम कार्ड संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट मृत्यु का कारण के संबंध में, एफआईआर या पंचनामा दुर्घटना के समय दर्ज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें दुर्घटना के कारण मृत्यु की पुष्टि, दावाकर्ता के नाबालिग होने की स्थिति में उनके अभिभावक को अभिभावक का प्रमाण पत्र संबंधित जिला कोर्ट से निर्गत देना होगा एक एफिडेविट विहित प्रपत्र में। दिव्यांगता की स्थिति में दावाकर्ता का आधार संख्या, आई श्रम कार्ड संख्या या यूएएन कार्ड संख्या, अस्पताल का रिकॉर्ड जिसमें डिस्चार्ज आदेश प्रतिवेदन हो जिसमें दिव्यांग दुर्घटना की वजह से हुई हो यह अंकित हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड यूडीआईडी परमानेंट। इस योजना के तहत अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन सभी संबंधित वांछित दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र 1 में जिला परिषद मधुबनी परिसर स्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय में बने जिला हेल्प डेस्क या प्रखंड में अंचल अधिकारी कार्यालय में बने प्रखंड स्तरीय हेल्प डेस्क में अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र 1, शपथ पत्र का प्रोफॉर्मा तथा वांछित दस्तावेजों से संबंधित दिशा निर्देश या आम सूचना की प्रति श्रम अधीक्षक कार्यालय एवं अंचल अधिकारी कार्यालय के अलावा जिला प्रशासन मधुबनी के वेबसाइट www.madhubani.nic.in पर भी उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
पंडौल प्रखंड के धौस सिसवा गांव का विसर्जन यात्रा अपने आप में ही बेहद प्रसिद्ध है। यहां 50 वर्षों से इस रीति रिवाज को पालन व अनुकरण किया जाता रहा है। गौरतलब है कि शारदीय नवरात्र के बाद माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के बाद 10वीं तिथि को दशहरा के उपरांत माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया, जिसके लिए विसर्जन यात्रा निकली। इस विसर्जन यात्रा में सैकड़ों गांव के लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी विसर्जन यात्रा। पंडौल प्रखंड के धौस सिसवा गांव में मां दुर्गा के विसर्जन को देखने के लिए गांव के सैकड़ों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गांव के रोहित मिश्रा ने बताया कि मां दुर्गा का विसर्जन इस प्रकार 54 वर्षों से होता आ रहा है। इस अद्वितीय परंपरा को सभी ग्रामीण ने मिलकर बचाया है। मां दुर्गा की असीम कृपा सभी ग्रामीणों के ऊपर बनी रहती है। करीब 2 किलोमीटर में चलकर यह विसर्जन यात्रा पहुंचती है, जहां ग्रामीणों के सहयोग से कंधे के बल पर मां की विदाई की जाती है, जो बिना मां के कृपा से साधारण नहीं है। इस मौके पर स्थानीय रोहित मिश्रा, आनंद मिश्रा, रोशन राजा, अमित ठाकुर, आलोक झा, प्रशांत, रोशन, मंगनू, छोटू, प्रकाश समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।